सरकार ने जिला कैंसिल किया, सबसे पहले इसकी आवाज मैंने उठाई थी। अब जो जिला कैंसिल होने के बाद जो राजनीति जो की जा रही है, वो राजनीति कहीं ना कहीं खाली एक वोट बैंक को साधने के लिए की जा रही है, वोट बैंक का फायदा लेने के लिए की जा रही है। बाकी वास्तव में जिला बने वो नहीं चाह रहे। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। धर्मनिरपेक्ष की हमारे हिसाब से नहीं लगता कि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष की जैसी कोई चीज होनी चाहिए। बाहरी लोग कौन थे? समुदाय विशेष के प्रशासन को बताइए बाहरी लोग कौन थे। बाहरी लोग भी उन्हीं के थे जिनको पकड़ रही थी, पुलिस पकड़ रही थी, वो कह रहे थे। और वो बाहरी लोग मेरे घर पे कैसे रह सकते हैं? जिस तरह से यूपी मॉडल के हिसाब से वो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। खाली उनके चबूतरे हटा दिए, नाली के ऊपर कोई पट्टियां रखी थी वो हटा दिए। कोई बहुत बड़ा विशेष अतिक्रमण नहीं होता गया है। वो मौलाना रशीदी को मैं कहना चाहूँगा कि आप हिंदू समाज को इतना कमजोर भी ना समझें। हम अगर ऐसी नौबत आई, इस बार एक भी मुसलमान देश में नहीं रहेगा। सबसे बड़ी समस्या जो सरकार ने जिला कैंसिल किया, ये जो बहुत बड़ी समस्या है जी। सरकार इसको अगर पुनः जिला बनाती है तो नीमका थाना क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। तो हमरा राम जी के कोई मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि उनकी विचार ही वही है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं सीकर सर्च। जनसंवाद विश आशीष के आज के एपिसोड में हमने आमंत्रित किया है नीमका थाना से मनोज जी बंशिया को। पिछले 3 साल से विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपको नीमका थाना जिले को लेकर मैं पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आरोप है कि मनोज जी कभी भी नीमका थाना जिले को लेकर नहीं बोलते, क्योंकि नीमका थाना जिला जो है वो कहीं ना कहीं आसपास की नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल का जो क्षेत्रफल है उसका पूरा मुद्दा बना हुआ है इस समय। जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं नीमका थाना क्षेत्रवासियों को नीमका थाना जिले के बारे में कहना चाहूँगा कि जब सरकार ने जिला कैंसिल किया, सबसे पहले इसकी आवाज मैंने उठाई थी जी। हमने रामलीला मैदान के लिए आह्वान किया था, लेकिन हमारे करने के तुरंत बाद यहाँ जो लोकल जो राजनेता हैं जी, उन लोगों ने भी कॉल दी, उसी ग्राउंड में भी बुलाने के लिए लोगों को जिला कैंसिल हुआ जी। पार्टी विशेष से थे, पार्टी के हिसाब से उन लोगों ने कॉल दी। हम इसमें यही चाहते थे कि जनता ये जो जिला का जो मुद्दा है ये समाज उठाए इसको। अब पार्टियां उठाती है तो उसमें राजनीति होती है। अगर हम उसमें राजनीति करेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं सर राजनीति से ऊपर उठकर जब तक काम नहीं करेंगे, मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि ये इस समस्या का समाधान हो पाएगा। ये देखिए, जिला सबकी आवश्यकता है हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों को, और जिला नीमका थाना बनना भी चाहिए और डिजर्व भी करता है नीमका थाना। लेकिन अब जो जिला कैंसिल होने के बाद जो राजनीति जो की जा रही है, वो राजनीति कहीं ना कहीं खाली एक वोट बैंक को साधने के लिए की जा रही है, वोट बैंक का फायदा लेने के लिए की जा रही है। बाकी वास्तव में जिला बने वो नहीं चाह रहे। अगर नीमका थाना की जनता इसको मुद्दा बनाए, समाज खड़ा हो, तो अवश्य नीमका थाना जिला बने। लेकिन इसको युवा पीढ़ी आगे आए, नौजवान आगे आए, समाज खड़ा हो, तब इसको एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग करें। और रही बात मेरे बोलने और नहीं बोलने की, मैंने आपको पहले भी कहा कि जब कैंसिल हुआ उसी दिन शाम को मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई ऐसे ऐसे रामलीला मैदान में हम इकट्ठा हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या कि किसी पार्टी ने उसने भी उसी जगह की कॉल दे दी। तो हम ये नहीं चाहते थे कि वहाँ किसी तरह का टकराव हो। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपना मुद्दा बना के वोट बैंक को साधने के लिए किया। तो उसमें तो बोलना क्या है, जब पार्टियां कर रही हैं तो हम क्या बोलेंगे उसमें। स्थानीय विधायक सुरेश जी मोदी का भी साक्षात्कार हमने कुछ दिन पहले किया था। उन्होंने भी जिले के मुद्दे को लेकर काफी कहा है कि सरकार की गलती है और सरकार चाहती ही नहीं है कि नीमका थाना का भी जिला बने। और उन्होंने बताया कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो हास्यास्पद रिपोर्ट है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या दी है, नहीं दी है, मुझे पता नहीं है जी। उसका ना मुझे संज्ञान में नहीं है।
लेकिन ये सच है कि सरकार नीमका थाना को सरकार को जिला रखना चाहिए था, क्योंकि ये वर्षों पुरानी मांग है। हमारे ओम प्रकाश साई ने काफी वर्षों तक जिले के लिए तपस्या की, और भी समाज के बहुत सारे लोगों ने इसके लिए तपस्या की कि नीमका थाना जिला बने। और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि नीमका थाना हर एक चीज से डिजर्व करता है। यहाँ खनिज संपदा है, जिला हेडक्वार्टर से काफी किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ। और दूसरी चीज, सरकार को नीमका थाना जिले में बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं आ रहा था। जितने सरकार ने जिले बनाए, उन जिलों के सामने नीमका थाना का सरकार के ऊपर खर्चे का कोई बहुत बड़ा भारी वो नहीं आ रहा था कि भाई बहुत उनके बाहर आ जाएगा, इतना भार नहीं था, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीजें यहाँ ऑलरेडी थी। मैं सरकार से यही चाहूंगा कि नीमका थाना के जिले के पुनः विचार करे, और यहाँ की जनता खड़ी हो, तब जाके सरकार सुनेगी। अन्यथा पार्टियों के विशेष जो लेके चलेंगे, तो उसमें तो मुझे लगता नहीं। आपने देखा 28 तारीख को भी क्या संख्या थी, 200 सुनाया गया था, उस दिन की बात करें। हाँ, 250-300 लोगों की संख्या थी। इसमें पूरे समाज को एक होना पड़ेगा, पार्टी विशेष छोड़ के होना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष सबको छोड़ के एक जगह खड़ा होकर फिर सरकार से मांग करनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मनोज जी बंसिया व्यक्तिगत रूप से जिले के आंदोलन के लिए लोगों के साथ खड़े हैं? हाँ, हमेशा खड़ा हूँ। एक सर आरोप आप पे लगते हैं कि मनोज जी सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, क्यों ना दूसरे धर्मों की बात की जाए? देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष आप किस परिभाषा में कह रहे हैं जी? जब इस देश के 1947 में एक धर्म के आधार पे बंटवारा हो चुका है जी, वो लोग जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान लेके वहां चले गए जी। अब ये देश तो हिंदुओं का था और हिंदुओं का है। अब धर्म निरपेक्ष तो संविधान को तोड़ मरोड़ के इसमें डाला गया है जी। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। धर्म निरपेक्ष की हमारे हिसाब से नहीं लगता कि हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष की जैसी कोई चीज होनी चाहिए जी। राजस्थान की बात कर लेते हैं सर। अभी 5-4 दिन पहले चोमू में जो है अतिक्रमण हटाने को लेकर जो पथराव की घटना हुई, और उसके बाद की जो स्थिति बनी वहां पर, धारा 144 लागू हुई, कर्फ्यू जैसे हालात बने, क्या कुछ कहेंगे सर उस पूरे मामले पर? देखिए, ये मामला जो है हाई कोर्ट में था काफी वर्षों से जी, और वहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी कि जो 6x4 की जो जगह है जिसको बढ़ाते उन्होंने काफी बड़ा एरिया कवर कर लिया। चोमू बस स्टैंड के पास में? जी हाँ, चोमू मेन बस स्टैंड पे है जी। तो काफी उस एरिया को कवर कर लिया गया। अब वहाँ आने जाने का ट्रैफिक की में भी दिक्कत होती है, वहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं, जाम रहता है सर अक्सर वहाँ पे, मैं खुद भी गया हूँ, अक्सर वहाँ जाम रहता है। तो ये काफी वर्षों से कोर्ट में था, कोर्ट का निर्णय था, उसको वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने लागू करवाने का प्रयास किया और बैठ के समझौता भी हुआ आपस में। लेकिन अब देखिए, देश में जगह जगह इस तरह की घटनाएं होती है, लैंड जिहाद के माध्यम से समझो या लव जिहाद के माध्यम से समझो, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। ये सब दिखाने के लिए तो कुछ और करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और होता है। प्रशासन ने बिठा के समझा दिया, सारी चीजें हो गई, सहमति बन गई। फिर उसके बाद प्रशासन पे उन्होंने जो किया, पथराव किया प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे, वो उनकी जो जिहादी मानसिकता है, जो कट्टरता है, वो दर्शाता है। वो उस चीज को नहीं मानते, जो समाधान हुआ उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब ये जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोगों ने किया था ये सब। बाहरी लोग कौन थे? समुदाय विशेष के प्रशासन को बताएं बाहरी लोग कौन थे। बाहरी लोग भी उन्हीं के थे जिनको पकड़ रही थी, पुलिस पकड़ रही थी, वो कह रहे थे। और वो बाहरी लोग मेरे घर पे कैसे रह सकते हैं जी? बाहरी कोई लोग हैं तो मेरे घर पे कैसे रह सकते हैं? तो वो उनके घरों में वहीं रहने वाले, उनके मोहल्ले पड़ोस में रहने वाले। वो देर रात की थी। हाँ, देर रात को प्रशासन गया था, प्रशासन पे देर रात को उन लोगों ने पथराव किया। तो ये कहाँ, जब समझौता हो चुका उसके बाद पथराव हो रहा है। नहीं, इस चीज को सर कितना न्याय संगत आप मानते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो भी हमारी सुरक्षा के लिए हमारी ड्यूटी में ही तैनात रहते हैं और उन लोगों पे पथराव? देखिए, ये जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं,
जो कट्टरता हमारे देश में जिस तरह से विकराल रूप ले रही है, जी ये मानवता नाम की चीज या किसी ऐसी इनमें नहीं है जितना हमारे सनातनियों में है, उनमें नहीं है। इनका एक ही एजेंडा होता है जो ये इस देश में लागू करना चाहते हैं, गजवाए हिंद, लेकिन ये इनके मंसूबे कभी कामयाब भी नहीं होंगे। इसी को देखते हुए उन्होंने प्रशासन पे पथराव किया, जो एक सरासर गलत है। पुलिस प्रशासन के ऊपर जब पथराव कर सकते आम आदमी पे तो क्या होगा जी। आम आदमी के साथ तो क्या कर सकते हैं आप, भली बातें जानते हैं। वर्तमान में वहाँ पे अतिक्रमण की भी कार्रवाई वापस से की जा रही है। जो अवैध मकान हैं उनको ढहाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई जो है वो प्रशासन कर रहा है। देखिए, प्रशासन बदले की कार्रवाई, जब मैं गलती करूंगा तो प्रशासन मुझे सजा तो देगा किसी न किसी रूप में। शासन प्रशासन ने किया है तो आप करोगे और आपको सजा नहीं मिले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। रही बात प्रशासन ने जो अतिक्रमण हटाया है, मैं मेरी नजर में कह रहा हूँ जी प्रशासन ने कोई बहुत बड़ा अतिक्रमण नहीं हटाया है। जी जिस तरह से यूपी मॉडल के हिसाब से वो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। खाली उनके चबूतरे हटा दिए, नाली के ऊपर कोई पट्टियां रखी थी वो हटा दिए, कोई बहुत बड़ा विशेष अतिक्रमण नहीं हटाया गया है वहाँ। मैं तो उस अतिक्रमण को नहीं मानता कि उन्होंने कुछ किया है। प्रशासन ने बहुत बड़ा काम कर दिया। स्थानीय तौर पर सब जो चोमू वाला मामला हुआ था, तो राजेंद्र जी बुढ़ा जो है पूर्व मंत्री हैं, वो भी चोमू गए थे। सीकर सांसद अमराराम जी भी चोमू गए थे और वहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात करी थी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जी से ये कहना चाहूंगा, और उनसे हमें ये आशा भी नहीं थी कि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज से आज जो हम इस सनातन में बैठे हैं उनकी देन है। उनको राजेंद्र जी को, गुड़ा जी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। उस समाज ने 12-12 साल के बच्चों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। छत्राणियों ने अपने प्राणों की आहुतियां देके हमारे इस देश और धर्म को बचाया है। वो किंचित मात्र वोटों के लिए, वोट की राजनीति के लिए वहां जाके वो जो खड़े हुए, वो बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं तो उनको यही कहूंगा कि मैं हमेशा उनको सम्मान देता रहा हूं जी। और अब ये देख के मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता जो है खाली वोट बैंक की राजनीति तक है, उनको समाज से इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। वर्तमान सांसद अमराराम जी भी पहुंचे थे। अमराराम जी वो तो कम्युनिस्ट हैं, तो उनकी तो सबसे ही ऐसा ही विचार रहे हूँ, तो वो तो पहले जाने वाले, तो उनको मैं ही सोच रहा हूँ दो दिन लेट क्यों पहुंचे। जी पहले दिन उनको पहुंचना चाहिए था वहाँ, वो लेट कर गए पहुंचने में, उनको तो पहले पहुंचना चाहिए था। पूर्व विधायक रामलाल जी शर्मा ने भी बयान दिया था उस पूरे मामले को लेकर। पूर्व विधायक रामलाल जी इस विषय में काफी समय से इस विषय को वो लेकर चल रहे हैं कि वहाँ की जनता के लिए वो जो रास्ता है, पुराना मामला था सर। जी जी, ये हाईकोर्ट में चल रहा था, काफी वर्षों से मामला चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश थे, हाईकोर्ट के आदेश पे ही हटाया गया है। और वहाँ की जनता को सहूलियत के लिए आज हमारी निमका थाना में अभी एक रोड बन रही है, तो बीच रोड में हनुमान जी का मंदिर है जी। उस हनुमान जी को मंदिर को समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर कहा भाई विकास का काम हो रहा है, रास्ते में ट्रैफिक आराम से आवागमन सुगम हो जाए, इसके लिए हम हनुमान जी को मंदिर को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। जी। तो समाज एग्री हो गया और कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो क्या वो 6x4 की जगह है जिसपे वो कोई लेटा हुआ है, कौन लेटा हुआ है मुझे पता नहीं है जी। उसको मजार की बात कर रहे हैं आप? जी, मजार की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कौन मौलाना है, क्या है वहाँ मुझे पता नहीं है। ये उसको 6x4 की जगह कहीं और, चोमू में इतनी बड़ी जगह तो कहीं भी ले जाते उसको, लेकिन ये उनका जिहाद है। इस तरह से जमीनों का कब्जा करना ये उनका जिहाद है। तो अमराराम जी के कोई मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता उनको, क्योंकि उनकी विचार ही वही है। हिंदुओं की बात सर आप करते हैं, बांग्लादेश से
की स्थिति जो है वो इस समय काफी दयनीय मानी जा रही है हिंदुओं के लिए। आप देखते हैं कि सरेआम जो है वो एक हिंदू को वहां पर घसीट कर, मार पीट कर, जलाकर मार दिया जाता है, और उसका वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखा है, हमने देखा है, वो लगातार सर्कुलेट हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस देश को हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर पाकिस्तान से अलग देश बनवाया, आज वहां के लोग हमारे ही हिंदू भाइयों पे किस तरह की प्रताड़ना दे रहे हो, उनमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं रही। जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों पे वहां उनके द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हमारी वहां बहन बेटियों के साथ जो कुकर्ते किए जा रहे हैं, 9-9 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, तो इस विषय में वहां के हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। देखिए, ऐसी जिहादी मानसिकता से हम एक ही रूप में लड़ सकते हैं, हम अगर एक हों, हम सभी सनातनी एक हों, तभी हम उनसे लड़ सकते हैं। तो मैं बांग्लादेश के हिंदुओं से ये कहना चाहूंगा, वहां के लोगों से, कि आप एक मरना है जी, तो इस तरह से ना मरे, लड़के मरे, उनसे लड़के मरे। अगर मरना ही है, मरे लिखा हुआ है, जी, जी। तो हम लड़के मरे। मैं वहां के लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा। इसी मामले को लेकर सर मैं एक खबर पढ़ रहा था, मौलाना साजिद रशीदी है, उन्होंने बयान दिया है कि हमें बांग्लादेश से क्या मतलब है, हमें भारत में रहना है। और उन्होंने एक बयान ये भी दिया है कि जो आपको वंदे मातरम बोलने के लिए कहता है, उसको जूते मारो, लात मारो, और आप चाहे जान से मार दो, कोई गुनाह नहीं है। देखिए, मौलाना रशीदी ने जो बयान दिया है जी, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो हमारे देश के प्रति, हमारे वंदे मातरम के प्रति ये तो सर मैं भड़काऊ बयान मानता हूँ इसको, तो व्यक्तिगत तौर पे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, वंदे मातरम वो बोलना नहीं चाहते। जी, वो कह रहे कि वंदे मातरम के लिए कोई कहे तो आप उसको मारो, उसको काटो, उसके साथ कुछ भी करो, ये आपके ऊपर कोई FIR नहीं हो। वो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो इस फिराक में है, या इसमें इंतजार में है कि कब हम ऐसी पूरे देश को जलाएं, कब हम ये मारकाट। वो अपने मंसूबे में, अपने उसमें तैयार है। जी, वो अपनी ओर से पूरी तैयारी में है। हिंदू है, हिंदू तो भाईचारा निभाने में लगा हुआ है। मौलाना रशीदी को मैं कहना चाहूंगा कि आप हिंदू समाज को इतना कमजोर भी ना समझे। हम अगर ऐसी नौबत आई, इस बार एक भी मुसलमान देश में नहीं रहेगा, एक भी मुसलमान देश में नहीं रहेगा। मौलाना रशीदी जो कह रहे हैं, उसका मेरी प्रतिक्रिया है उनको कि अगर इस बार आपने कुछ ऐसा किया देश में, तो एक भी मुसलमान इस देश में नहीं रहेगा। साफ तौर पर कह रहे हैं आप मौलाना जी को? साफ तौर पे, जब मौलाना जी साफ तौर पे कह सकते जी। हैं, तो क्या हम नहीं कह सकते? हमने कुछ चूड़ियां पहन रखी है जो हम नहीं कह सकते? नहीं सर, लेकिन मौलाना जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गलत को गलत कहने की ताकत क्यों नहीं है उन लोगों में? उनका एजेंडा ही वो गजवाए हिंद, तो वो गलत को गलत कैसे कहेंगे? आज तक का इतिहास उठा के देखो, कभी उन्होंने डिपेंड, बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, किसी मौलाना ने आके प्रोटेस्ट किया है? किसी ने इस बात को खंडन किया है? किसी भी जो मुसलमान अभिनेता है, वैसे तो पूरा बॉलीवुड ने नहीं बोला, इस चीज का खंडन किया कि भाई उनके साथ, हिंदुओं के साथ वहां गलत हो रहा है। ये उनकी मानसिकता है ये। जी। तो मौलाना रशीदी को ज्यादा हम सीरियस नहीं लेते। अगर वो इस तरह की तैयारी में है, तो हम भी उस तरह की तैयारी में हैं। खुली चेतावनी दे रहे हैं आप? खुली चेतावनी। अभी आपने बॉलीवुड की बात करी, शाहरुख खान भी इन 3-4 दिन में काफी चर्चाओं में है, क्योंकि बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है, और उसके बाद में IPL में KKR जो है शाहरुख खान जी की टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें उन्होंने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को भी खरीदा है। उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि शाहरुख खान का इतिहास आप उठा के देखे, उसके पूर्वज कहाँ के थे? जी। वो पाकिस्तान के पठान थे। उसके भी वही विचार हैं। जब पाकिस्तान में कोई आपदा आती है, तो वो डोनेशन देता है वहां पे। जी। वहां के लोगों के लिए प्रोटेस्ट भी करता है, उनकी बात रखता है। जी। सार्वजनिक मंच पे वो बात रखता है। तो उसकी सोच भी हुई है। ये शाहरुख खान
वही गैंग है जो इस देश को गजवाए हिंद के रूप में देखती है। शाहरुख खान भी उसी का ही हिस्सा है। अभी सर थोड़ा सा नीम का थाना की भी बात कर लेते हैं। नीम का थाना में आप काफी समय से सक्रिय हैं और लोगों के बीच आप दिन भर रहते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, अलग अलग गाँव में घूमते हैं। मुख्य समस्याएं, ग्राउंड की मुख्य समस्या आपको कौन कौन सी लगी है नीम का थाना में अभी तक? देखिए, नीम का थाना की समस्याएं, यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है हमारे नीम का थाना एरिया में। वैसे तो राजस्थान में सभी जगह है, लेकिन विशेषकर नीम का थाना एरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सर्दियों में इतनी पानी की किल्लत है तो गर्मियों में सोचिए कितनी होगी। पेयजल के लिए भी सर लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। हाँ, हजारों रुपए खर्च करे बेचारे, टैंकर डलवाते गरीब लोग, तब जाके उनके पानी की। तो यहाँ के जो राजनीति जो करते हैं उन लोगों को इस विषय में काम करना चाहिए ताकि यहाँ की जनता को पानी की सहूलियत मिल सके। जो सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है यहाँ। बाकी तो चिकित्सा सुविधाएं काफी स्तर से सुधरी हैं और अभी बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं जी, निर्माण चल रहा है। हाँ, उनका निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है। यही समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो सरकार ने जिला कैंसिल किया, ये कि बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार इसको अगर पुनः जिला बनाती है तो नीम का थाना क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि हम हमारा जिला कैंसिल हो गया, हम सिक्कर जाते हैं। अब नीम का थाना से 25-30 किलोमीटर या सालोदड़ा मोड़ से अगर आप सिक्कर जिले की दूरी लेंगे तो तकरीबन 150 किलोमीटर के लगभग हो जाती है। वो बेचारा गरीब अगर किसी को काम है, सिक्कर जिले हेडक्वार्टर्स पे काम है, तो वो सुबह निकलेगा, रात तक पहुंचना है। अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसके साथ क्या होगा जी? उसकी मनोदशा देखिए। अगर वहां जाने के बाद उसका काम नहीं हुआ, फिर एक दिन वहां रुकना पड़े तो कितना भार, या फिर वो अपनी वहां से गाड़ी लेके जाए, गाड़ी करे, फिर जिला हेडक्वार्टर पे जाए। आर्थिक भार है उसके ऊपर। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। मुझे लगता है सर आप सीकर पहुंचने से पहले तो जयपुर पहुंच जाते होंगे यहाँ से। हाँ, सीकर से कम समय लगता है जयपुर पहुंचने में। अभी मैंने सुरेश जी मोदी का इंटरव्यू किया था, तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को लेकर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का उद्घाटन मुझे वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। सरकार के लोगों को उन्होंने कहा था कि मुझे करने नहीं दे रहे और जनता उनको उद्घाटन करने नहीं देती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक विषय है जी, तो ये राजनेता ही अब बेहतर समझा सकते हैं इन विषयों में। ये विषय मेरे नहीं है। हम एक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं, तो हम समाज को, हिंदू समाज को जगाने का काम करते हैं। उन विषय में अगर आपके पास कुछ हो कीजिए, बाकी राजनीतिक विषय से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। एक सवाल सर मेरा ये भी रहेगा कि काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि मनोज जी बंसिया भविष्य में नीम का थाना में राजनीतिक मैदान में आ सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे, स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, लोग क्या कहते हैं इस विषय में मैं आपको कहूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँगा या नहीं आऊँगा। वर्तमान में मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ और उसी में निरंतर कार्य करने की मेरी प्रेरणा है। माँ भगवती ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मैं मेरे छोटे मोटे व्यापार चला रहा हूँ और एक समाज की सेवा भी कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं मेरे लिए नहीं, मैं अन्य लोगों को भी कहूँगा, समाज के लोगों को, कि आप थोड़ा थोड़ा समय दें हमारे समाज को जगाने के लिए। आवश्यक हो गया। हमारी संस्कृति जिस तरह से तहस नहस की गई पिछले 70-80 सालों में, 70-75 साल में, जिस तरह से हमारी संस्कृति का विनाश किया गया, जो हमें जरूरत थी वो नहीं पढ़ाया गया, जो हमें जरूरत, हमारे पूर्वज जो हमें देके गए विरासत, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश को अलग ही एक राह पे लेके जाने का जो था प्रयास किया सरकारों ने। तो मैं तो समाज से यही कहूंगा कि आप राष्ट्र और धर्म के लिए काम करें और हर एक चीज में राजनीति के दृष्टि से देखना भी उचित नहीं होता है। कि क्या सभी सामाजिक काम करने वाले राजनीति में ही आते हैं जी? क्या उनका उद्देश्य लास्ट राजनीति होता है जी? और ईश्वर की जो मर्जी होगी वो होता है। ऐसा हमारा भविष्य बलवान है। हाँ, भविष्य बलवान है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मनोज जी बंसिया।
विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष। आज हमने इनका साक्षात्कार किया है। इस साक्षात्कार के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जी नमस्कार।